अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 1, जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं, और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, उसके मिड तक हम पहुंच चुके थे। आज हम चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक करेंगे। 3.7 का लास्ट टॉपिक है आपका मोमेंटम के टॉपिक में से, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा था, और इस साल फर्स्ट ईयर में भी आपको ये जो क्वेश्चन है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए ये बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से लिंक्ड हो। सो स्टूडेंट्स, इस कंप्लीट क्वेश्चन को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा आप ये कोशिश कीजिएगा कि अपनी अटेंशन इस वीडियो के ऊपर रखें, और मैं भी ये कोशिश करूंगा कि आपके लेवल तक जाके आपको इजीली हर चीज बता पाऊं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। सो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब एक बात बताएं, आपने पढ़ा मोमेंटम, जिसे हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। इस मोमेंटम का हमने रिलेशनशिप देखा विद सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकंड लॉ से इसका हमने रिलेशनशिप देखा। फिर उसके बाद हमने ये देखा जी, अच्छा, अगर मोमेंटम हो जाए प्रोड्यूस तो उसके बाद हमें कोई डैमेज मिलता है जिसको हम इंपल्स कहते हैं, तो इंपल्स का भी हमने रिलेशनशिप विद मोमेंटम देखा। लेकिन एक चीज आपने इस जब साइंसदानों ने मोमेंटम और इंपल्स को इंट्रोड्यूस करवा लिया ना, तो उन्होंने कहा देखो, इंपल्स तो तब प्रोड्यूस होता है ना जब चेंज इन मोमेंटम हो। तो अगर फर्ज करो कोई ऐसी भी सिचुएशन क्या क्रिएट हो सकती है जिसमें मोमेंटम हमेशा सेम रहे, तो उन्होंने कहा चले हम ऐसा करते हैं कि एक ऐसा लॉ प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जिसमें अगर हम मोमेंटम को चेंज मत होने दें, तब हम ये देखते हैं कि हमारा उसमें इंपल्स की क्या हमारे पास वैल्यू शो होती है। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास एक्चुअल में मोमेंटम कितना आता है अगर हम मोमेंटम को चेंज ना होने दें। ठीक है, तो इसलिए इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मींस मोमेंटम, कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम रहना, मोमेंटम में कोई तब्दीली ना होना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब हम इसको जरा डायग्राम की मदद से भी समझते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, आपने इस तरफ फोकस नहीं करना क्योंकि ये मैंने आपकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है जो कि मैंने आपको अभी समझानी है। और हम ये कर लेते हैं कि अब हमने मोमेंटम रखना है सेम, हमने मोमेंटम को चेंज नहीं होने देना। तो कहते हैं जब मोमेंटम आपने सेम रखना है ना, आपको उसके लिए एक बॉडी की जरूरत है, एक सिस्टम की जरूरत है जिसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर मटेरियल होता है, लेकिन उसके उसके बाहर उसके उसके उस मटेरियल को ना कोई भी ताकत, बैरूनी ताकत, एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकती, उसको मतलब उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। इसका मतलब है मोमेंटम, आपको पता है जब मोमेंटम अव्वल मोमेंटम अगर चेंज हो रहा हो तो इसका मतलब उसके नीचे फ्रिक्शन भी चेंज होती रहती है, इस वजह से तो मोमेंटम चेंज होता है। फ्रिक्शन चेंज हो, फ्रिक्शन एक एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन के अलावा कोई और फोर्स भी चेंज होती रहती है जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम जो है चेंज होता रहता है। लेकिन अब अगर आपने मोमेंटम को सेम रखना है तो पहली कंडीशन ये है कि आपका सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि उस आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर कोई बैरूनी ताकत उसके ऊपर अप्लाई नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब इस अमल के लिए हम क्या करते हैं? इस अमल के ना फर्ज करें हमने ना एक गैस विसल ली, एक हमने गैस ना विसल ली। अब उसको ना हम क्या करेंगे, एक पिस्टन की मदद से ना ऊपर से ना अटैच करेंगे, जोड़ देंगे। अब इस गैस के अंदर, अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं। ठीक है, अब आपको पता है ये गैस के मॉलिक्यूल्स ना, अब पिस्टन ऊपर क्यों रखा? क्योंकि हमने इसको बिल्कुल, अब हमने इसको ना क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अब कोई भी बैरूनी ताकत, कोई भी बैरूनी फोर्स इसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं करेगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी, इसको अपनी तरफ नहीं खींचेगी। ओके, इस पे अप्लाई नहीं हो सकती। अब ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स है ना, आपको पता है सिस्टम के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, टकराएंगे। तो कोलाइड करेंगे तो उनकी जो मोशन होगी वो लीनियर मोशन नहीं होगी, ना ही सर्कुलर मोशन होगी, उनकी मोशन होगी रैंडम मोशन। वो बिल तरतीब एक दूसरे से ऐसे ऊपर नीचे, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसे एक दूसरे से टकराते रहेंगे। अब क्योंकि इनके ऊपर कोई बैरूनी फोर्स अप्लाई नहीं कर रही, इस वजह से हमने इस सिस्टम को कहना है आइसोलेटेड सिस्टम। अब इस सिस्टम में से हमने क्या निकालना है?
मोमेंटम निकालना है जो कि हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई हो रही, तो ये गैस के मालिक को जितना मर्जी एक दूसरे से टकरा लें, एक्चुअल में इनका मोमेंटम तो सेम ही रहेगा। अब देखिएगा, अब मैं आपको ना आपका लॉन्ग क्वेश्चन करवाने लगा हूं, आपने उसको किस तरह पेपर में अटेम्प्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये जिस लॉन्ग क्वेश्चन की मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है ना, इसको पहले इस डायग्राम से समझो। फर्ज करो मेरे पास ना दो बॉल्स हैं, ये मेरे पास दो आइसोलेटेड अब बॉल्स होंगी, ठीक है ना। आइसोलेटेड बॉल्स कौन सी, मैंने पहले आपको बता दिया, जिनके ऊपर बरूनी तौर पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हम कर पाते। अब ये मेरे पास बॉल 1 है, ये मेरे पास बॉल 2 है, ठीक है ना। अब ध्यान से आपने समझना है, अब इस बॉल का मैस m1 इसको कहता हूं, इसका मैस m2 मैं इसको कह देता हूं। अब फर्ज करें इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेकंड वाले बॉल की m2 की v2 होगी। अब ये है, अभी ये टकराए नहीं आपस में, अभी आपस में इस ये दोनों जो बॉल्स है ना, ये आपस में अभी टकराई नहीं है, कोलाइड नहीं की। आपको पता है मोमेंटम कब प्रोड्यूस होता है, जब कोलिजन होती है, ठीक है ना। तो अभी ये टकराए नहीं है, तो इसका मतलब है बिफोर कोलिजन आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, एक है m1, एक है m2, एक है v1, एक है v2। ये अपने माइंड में आपने ये बात को रखना है, ठीक है। अब जैसे ही टकराएंगे ना, तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना एक आपने कंडीशन लिखनी है, v1 इज ऑलवेज ग्रेटर v2, यानी कि v1 जो पहली बॉल की वेलोसिटी है ना v1, वो बड़ी है किससे, दूसरी बॉल की वेलोसिटी से। मतलब पहली बॉल की जो स्पीड होगी ना, वो दूसरी बॉल की स्पीड से ज्यादा होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर फर्ज करो ये टकराने लगे एक दूसरे के साथ, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही हमेशा टकराएंगे, मतलब ऐसे ऐसे हमेशा टकरा के आएंगे, ठीक है ना, ऐसे ऐसे। ये आगे पीछे नहीं टकरा सकते, ये लेफ्ट राइट नहीं टकरा सकते, ये हमेशा फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही टकराएंगे, ठीक है ना, दो बॉल्स। अब जैसे अब ये बिफोर की सारी स्टेटमेंट थी, जैसे इन्होंने कोलाइड किया तो आपको पता है कोलाइड करेंगे, कोलिजन जो होगी तो ये बॉल्स आपस में ऐसे टकराएंगी। ओके, अब यहाँ पे इनका क्या बनेगा सेंटर, क्योंकि ये बॉल्स ऐसे एक दूसरे से टकरा रही हैं, तो जैसे टकराएंगी ना, टकराने के बाद ये m1 वाली बॉल ने अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, इसकी वेलोसिटी होगी v1 डैश। m2 बॉल ने भी अपनी वेलोसिटी को चेंज किया, इसकी वेलोसिटी होगी v2 डैश। अब आप स्टूडेंट ये कहोगे सर ये डैश डैश क्यों लिखते हैं, अच्छा इसकी जगह आप कुछ भी लिख दो, v1 था ना पहले की वेलोसिटी, तो क्लूजन के बाद उसकी वेलोसिटी लिख दो v3। तो v2 था सेकंड बॉल की वेलोसिटी, तो क्लूजन के बाद उसकी वेलोसिटी लिख दो v4। तो ये आपकी खुद की मर्जी है, इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपकी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब देखें, जैसे ये एक दूसरे से टकराए, तो ये टकराए कैसे, आपको पता है, क्योंकि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी वो ज्यादा थी, तो फर्स्ट बॉल जो है वो स्पीडली सेकंड बॉल से जब टकराएगी, तो जब सेकंड बॉल से टकराएगी, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। अब आपको पता है, अगर बॉल वन अगर टकराई है बॉल 2 से, तो बॉल 2 ने भी रद्द अमल शो करना है, रिएक्शन शो करना है। तो अगर हम ये कहते हैं कि बॉल 1 जब टकराई बॉल 2 से, तो इसने जो फोर्स दी, एक्शन की फोर्स दी, उसको हम नाम दे देते हैं एफ। अब जब बॉल 2 ने अपना रिएक्शन शो किया, इसके ऊपर थोड़ा सा चाहे किया है, लेकिन उस रिएक्शन को भी हम फोर्स में मेजर करेंगे, उसको हम लिख देते हैं एफ डैश। अब यहाँ पे एफ डैश की जगह आप इसको F2 भी लिख सकते हो, इसको F3 भी लिख सकते हो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, ठीक है ना। अब चाहे H नाम दे दो, कुछ भी नाम आप दे सकते हो, लेकिन ये हमने अपनी सहूलत के लिए बुक वालों ने ये चीजें की होती हैं। अब आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, बिफोर कोलिजन था, एक बॉल का मैस था m1 m2, दूसरी बॉल का मैस m2। पहली वाली बॉल की जो वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन v1, दूसरी वाली बॉल की वेलोसिटी थी v2। और हमने ये एक स्टेटमेंट अपने माइंड में रखी थी कि v1 जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन है v2, ठीक है ना। अब जब टकराएगी v1 की बॉल, जब v2 से टकराएगी, तो टकराने के बाद v1 फर्स्ट बॉल की जो वेलोसिटी v1 थी बिफोर कोलिजन, वो आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद, आफ्टर कोलिजन का मतलब होता है टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी v1 डैश, और सेकंड बॉल की वेलोसिटी हो जाएगी v2 डैश। क्यों, क्योंकि फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल से जब टकराएगी ना, तो वो उसके ऊपर एक एक्शन, देखो उसने एक एक्शन छोड़ा ना, एक एक्शन किया उसने, तो जैसे ही एक्शन किया, तो उस एक्शन के बदले में एक फोर्स आएगी ना। अब फोर्स अप्लाई हुई है, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन और रिएक्शन में हमेशा फोर्स अप्लाई होती है, तो फोर्स अप्लाई हुई थी, जो m1 ने m2 के ऊपर फोर्स एक्शन अप्लाई किया, उसको हमने नाम दे दिया f से, उस फोर्स को हमने नाम दे दिया f से। और जो सेकंड वाली बॉल ने फर्स्ट वाली बॉल के ऊपर रिएक्शन छोड़ना है, उसने भी अपने आप को ये बताना है कि भाई देखो, अगर तू मेरे ऊपर थोड़ी सी फोर्स लगा रहा है, तो मैं भी तेरे ऊपर फोर्स लगा सकती हूँ, तो उसकी फोर्स को हम मेजर करेंगे एफ डैश से।
अब ये सारी स्टेटमेंट को, अब यहां से आपने मोमेंटम को कैलकुलेट करना है, इंपल्स को कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे देखिएगा। अब सबसे पहले आपने लिखना है, यहां पे आपने लिखना है एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना। अब बहुत सिंपल वर्ड में जब भी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, आप सिंपल सा ऊपर लिखें एक्सप्लेनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्सप्लेनेशन। सपोज वी हैव टू बॉल्स, फर्ज करें हमारे पास टू बॉल्स हैं विच हैव अ मास ऑफ m1 एंड m2, जिनका मास क्या है m1 और m2 एंड हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2, और उनकी वेलोसिटी कितनी है v1 एंड v2। देखिए मैंने कितने सिंपल वर्ड में आपको बता रहा हूं, आपको कोई बुक को याद करने की जरूरत नहीं है। अब v1 इज ग्रेटर देन v2, अब यहां पे हमने ये कंडीशन लगाई थी ना कि v1 जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी है, फर्स्ट बॉल की जो स्पीड है, मोशन जो फर्स्ट बॉल की है, वो ज्यादा है v2 की निस्बत से। अब v1 इज ग्रेटर देन v2, आफ्टर कोलिजन v1 इज कन्वर्टेड, जब कोलिजन हुई तो v1 बिकम्स, वो क्या बन गई v1 डैश। उसकी v1 जो वेलोसिटी पहले देखिए, टकराने से पहले जो बॉल वन जिसका मैस वन था, उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी v1। टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी होगी v1 डैश, वही हमने लिखा बिकम v1 डैश, एंड v2 वेलोसिटी बिकम v2 डैश। बॉल टू की जो वेलोसिटी थी बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले, वो थी v2, और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी v2 डैश। एंड बिकॉज द फोर्स ऑफ एक्शन इज एफ, क्योंकि वो फर्स्ट बॉल ने जो फोर्स लगाई है वो एफ की फोर्स लगाई है ना, उसकी फोर्स को हम नाम दे देंगे एफ। एंड सेकंड बॉल एक्सर्टेड का मतलब होता है कि छोड़ना, और सेकंड बॉल ने भी छोड़ा एक फोर्स को, रिएक्शन की फोर्स को, जिसको हमने नाम दे दिया एफ डैश का। बस इतना सा सिंपल। अब आगे मैथमेटिकली फॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने समझना है। देखिए जा हम कहां पे रहे हैं, हम ये जा रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, हमेशा मोमेंटम सेम रहेगा, हम इस चीज को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। उसमें हमें इंपल्स भी मिलेगा। अब देखिएगा मैथमेटिकली इंपल्स का क्या फार्मूला होता था, आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, यही होता था ना, आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो मैंने लिखा मैथमेटिकली आई इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, आई मींस इंपल्स, इसका क्या था, आई का फार्मूला क्या था, आई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय टी, तो मैंने लिखा एफ मल्टीप्लाई टी। अब यहां पे आपने एक बात को याद रखना है, चूंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पे मैथमेटिकली फॉर्म में जहां पे आपको वेक्टर्स शो हो रहे होंगे, वेक्टर क्वांटिटीज शो हो रही होंगी, उसके ऊपर आपने तीर का निशान, एरो हेड का निशान आपने लगाते रहना। अब फोर्स और टाइम में एरो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है, उसमें वेक्टर क्वांटिटी आपके पास आती है फोर्स, ठीक है ना। तो आपने क्या कहना है, फोर्स के ऊपर आपने एरो हेड का साइन प्रेस कर देना है। अब देखो एफ टी इज इक्वल टू डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी होता है ना। अब डेल्टा पी, रिवर्स में आ रहा हूं, ये चीजें शायद आपकी बुक में ऐसे ना लिखी हूं, आपने लेकिन ऐसे ही लिखनी है। एफ टी इज इक्वल टू डेल्टा पी। अब एफ टी, एफ के ऊपर दोबारा से एरो हेड का साइन लगा दिया, इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। डेल्टा पी का क्या मतलब होता है, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल चेंज इन मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम। अब यहाँ पे हमारे पास दो बॉल्स हैं, इसका मतलब है पहले वाली बॉल का फाइनल मोमेंटम, उसमें से माइनस कर देना हमने पहले वाली बॉल का इनिशियल मोमेंटम। मतलब इसके कहने का मतलब है पहली जो हमारे पास बॉल होगी ना, उसका उसका जो आफ्टर कोलिजन होगा ना, क्योंकि फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा, आफ्टर कोलिजन जो v1 डैश हमारे पास आया ना, उससे हमने माइनस कर देना है पहले वाली बॉल का बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी, वो क्या थी हमारे पास v1, ठीक है ना। तो आपको पता है कि मोमेंटम खाली v नहीं होता, मोमेंटम में m भी आता है। तो ये चीजें आगे देखते हैं। देखें अब आगे पी एफ माइनस पी आई, तो इसका मतलब है एफ टी इज इक्वल टू क्या बन गया, एम 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 वी एफ माइनस एम वी आई। अब एम वी आपके पास क्या होता है, मतलब मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम के अंदर दो चीजें आती हैं। अब आपने क्या करना है, यहां से मैंने लिखा इंपल ऑफ फर्स्ट बॉल, यानी कि फर्स्ट बॉल जब सेकंड बॉल से टकराई तो फर्स्ट बॉल में कितना इंपल्स प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, उसमें कितना डेंजर प्रोड्यूस हुआ, उसमें कितना डैमेज प्रोड्यूस हुआ। ओके ना स्टूडेंट्स। अब एफ टी, मैं बार बार कह रहा हूं कि जहां पे आपको वेक्टर आई जा रहा है, आपने वहां पे क्या प्रेस करना है, वहां पे एरोहेड प्रेस कर देना है। जैसा कि देखिए एफ के ऊपर वेक्टर आएगा, एम के ऊपर नहीं आएगा, टी के ऊपर भी नहीं आएगा, वी के ऊपर आएगा। जहां जहां पे आपको वी शो होगा, जहां जहां पे आपको एफ शो होगा, आपने उसके ऊपर वेक्टर प्रेस करते जाना है। अब देखें एफ टी इज इक्वल टू इंपल ऑफ फर्स्ट बॉल है एफ माइनस टी, सॉरी एफ माइनस मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा m1 v1 डैश माइनस m2 v2 डैश। अब ये ध्यान से समझिएगा, देखें ft का क्या मतलब है, ft का मतलब है फोर्स बाय टाइम। तो टाइम तो हमारे पास सेम रहा, फोर्स बाय टाइम, टाइम तो हमारे पास सेम रहा, लेकिन
फर्स्ट बॉल ने कौन सी फोर्स छोड़ी, यहां पे आ जाए, फर्स्ट बॉल ने कौन सी फोर्स छोड़ी, समझे जरा, एफ या एफ डैश। फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल पर कौन सी फोर्स लगाई है, फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल पर। अब बहुत से स्टूडेंट ये कहेंगे सारा एफ, लेकिन गलत बताओगे आप। देखो फर्स्ट बॉल ने हाँ एफ ही लगाई है, लेकिन यहां पे हमने ये देखना, जब इंपल्स प्रोड्यूस होगा ना, जब डैमेज प्रोड्यूस होगा, तब फोर्स किसकी लगेगी, रिएक्शन की फोर्स को हमने यहां पे लेना है। बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, क्योंकि देखें जब इस मार्कल से एक दूसरा मार्कल ऐसे टकराएगा तो फोर्स एक्चुअल में डैमेज, अगर इस मार्कल में फर्ज का डैमेज मैंने देखना है तो मैं ये देखूंगा कि इस वाले मार्कल ने कितना प्रोड्यूस किया था, कितनी फोर्स लगाई थी इस वाले मार्कल के ऊपर एज अ रिएक्शन फोर्स। तो इस वजह से आप यहां पे लिखोगे एफ डैश मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू m1v1 माइनस यानी कि डैश इज इक्वल माइनस m1v1। अब m1v1 माइनस ये क्यों मैंने लिखा, देखो बिफोर कोलिजन आपके पास क्या था, m1, बिफोर ही कोलिजन आपके पास वेलोसिटी क्या थी, v1। आफ्टर कोलिजन आपके पास मास क्या था फर्स्ट बॉल का, m1, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। आफ्टर ही कोलिजन आपके पास फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी क्या थी, वो थी v1 डैश। अब फास्टर में, अब आफ्टर में से बिफोर माइनस करते हैं ना, क्योंकि फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर में से बिफोर माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा m1 v1 डैश, m1 आफ्टर मास, m1 v1 डैश आफ्टर वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की, माइनस m1 फर्स्ट बॉल की बिफोर कोलिजन आपके पास आ गई मास, और v1 फर्स्ट बॉल की ही बिफोर आपके पास आ गई वेलोसिटी। ओके, अब इसको बना लेंगे आप इक्वेशन 1। अब ये फर्स्ट बॉल का आपने क्या निकाल लिया, आपने इंपल्स निकाल लिया फर्स्ट बॉल का। अब सेकंड बॉल का इंपल्स निकालते हैं। तो इंपल्स ऑफ सेकंड बॉल ये कैसे आएगा, देखिए अब सेकंड बॉल का फार्मूला क्या है, इंपल्स का फार्मूला होता है एफ मल्टीप्लाई बाय टी, लेकिन यहाँ पे अब क्या आएगा, वहां पे तो फर्स्ट बॉल का इंपल्स में तो आ गया एफ डैश। अब सेकंड बॉल का अगर आपने सेकंड बॉल के ऊपर फोर्स कौन सी अप्लाई हुई, जो फोर्स एज अ रिएक्शन फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल के ऊपर लगाई, तो इसका मतलब है ये जो एफ है, सिंपल जो आपके पास एफ है, ये जो फोर्स होगी ये किसकी फोर्स होगी, ये फोर्स सेकंड बॉल के ऊपर अप्लाई की गई हुई फोर्स आई है, ठीक है ना। तो एफ मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल टू, अब देखिएगा आफ्टर कोलिजन में से बिफोर कोलिजन निकालनी है। अब आफ्टर कोलिजन आपके पास मैस कितना था सेकंड बॉल का, m1, वो मैंने लिख दिया। आफ्टर ही कोलिजन जो वेलोसिटी थी सेकंड बॉल की वो क्या थी, v2 डैश, हाँ जी v2 डैश, वो मैंने v2 डैश लिख दी, माइनस अब आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल की सेकंड बॉल की आपके पास क्या थी, बिफोर कोलिजन सेकंड बॉल की आपके पास क्या थी, मैस क्या था, वो था m2, तो मैंने लिखा माइनस m2 v2 डैश, m2 v2 सॉरी, मतलब ये क्या बना, f मल्टीप्लाई बाय t इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू m2 v2 डैश माइनस m2 v2। ओके, बिफोर कोलिजन में से आपने आफ्टर कोलिजन में से आपने बिफोर कोलिजन को निकालना है, ठीक है ना। अब देखें, अब अभी तक हमने इंपल्स जो है ना दोनों बॉल्स के वो हमने निकाल लिए। हमारा मेन मकसद क्या है, हमने मोमेंटम निकालना है। हमारा जो मेन आइडिया है, जो मेन कंक्लूजन है हमारा, हमने मोमेंटम तक जाना है। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड अप करते हैं। तो मैंने लिखा बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 को 2 में जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड कर दो। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 की क्या है, एफ डैश मल्टीप्लाई बाय टी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 2 की क्या है, वो है एफ मल्टीप्लाई टी। तो आपने क्या लिखा, एफ डैश मल्टीप्लाई बाय टी, ऐड जब करेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, तो वो बन जाएगा एफ डैश मल्टीप्लाई बाय टी प्लस एफ मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, इज इक्वल टू m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। सिर्फ आपने दोनों इक्वेशन में प्लस का साइन डाल देना है, यानी कि देखिए राइट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी, m1 v1 डैश माइनस m1 v1, ठीक है। अब ऐसे ही सारी को ऐसे लिखें, दरमियान में डालें प्लस, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिएगा ध्यान से, अब आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखें तो दोनों में आपको टी टी एक ऐसी चीज है जो कॉमन मिल रही है, इसके ऊपर कोई साइन की तब्दीली नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसकी कोई पावर भी नहीं है। तो टी को ले लें कॉमन, तो आपके पास अंदर क्या आ जाएगा, टी कॉमन आया तो अंदर आ गया एफ डैश प्लस एफ, ब्रैकेट क्लोज की, बाकी सारा वैसे ही m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहां से देखें, चूंकि हमने
जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब हम करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस हमें मिल रही हैं, जो ये जो सिंपल एफ और एफ डैश, एफ सिंपल एक्शन, एफ डैश रिएक्शन की फोर्सेस मिल रही है। और आपको पता है एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल, मैग्नीट्यूड मकदार में वो इक्वल होते हैं, मैंने ये बताया भी था प्रूव करके भी आपको, मकदार में इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अब एक बात मुझे बताओ, अगर एक मार्कल की डायरेक्शन ऐसे है और एक मार्कल की डायरेक्शन ऐसे उल्ट है, बिल्कुल मकदार में बिल्कुल सेम है, यानी कि एक है प्लस में एक है माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, इनकी जो वैल्यूज है आपस में कट जाएंगी, आंसर आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है ना, तो यही काम यहाँ पे हुआ, क्या उसने कहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू, ये आपने भी ऐसे ही लिखना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो एफ एंड एफ डैश फोर्सेस आर इक्वल टू जीरो। इसलिए एफ और एफ डैश फोर्सेस को जब आप एडिंग करेंगे ना उनकी, तो उनकी जो एडिशन है ना, ये देखो आपको नजर भी आ रहा है, एफ डैश प्लस एफ जो है आपस में ऐड हो रही हैं, तो इनका जब आप ऐड करेंगे ये ऑलवेज जीरो आएंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ आज जीरो क्यों आएंगे, क्योंकि दोनों, एक के ऊपर प्लस का साइन है एक के ऊपर माइनस का साइन है, एक की डायरेक्शन फर्ज करें लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है, एक की डायरेक्शन राइट हैंड साइड की तरफ है, तो दोनों जब आपस में एड अप होंगी तो कैंसल आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसका मतलब है टी, अब ब्रैकेट के अंदर क्या, जीरो इज इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। अब t को जीरो से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, जीरो ही आता है, तो जीरो इज इक्वल टू m1v1 डैश माइनस m1v1 प्लस m2v2 डैश माइनस m2v2। अब एक बात बताएं, अब लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो आ गया, तो अब क्या करें, राइट हैंड साइड पे आपको चार वैल्यूज मिल रही हैं, दो आपके पास प्लस की हैं, दो आपके पास माइनस की हैं। प्लस की कौन कौन सी हैं, m1v1 डैश और m2v2 डैश, ये दोनों आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये दोनों आपके पास प्लस की शो हो रही हैं, आप देख भी सकते हैं, लेकिन दो माइनस की शो हो रही हैं, कौन सी, m1v1 और m2v2, ये दोनों माइनस की हैं। तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के ना एक एक दफा उठा के आपने लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाए, तो फर्स्ट लेके आए m1v1, तो m1v1 माइनस में है राइट साइड पे, इसको लेफ्ट साइड पे लेके गया मैं, तो ये आया m1v1, खाली m1v1 आ गया प्लस का। अब m2v2 ये राइट हैंड साइड पे माइनस किया, तो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, तो ये आ जाएगी m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 डैश माइनस सॉरी प्लस m2v2 डैश। ओके स्टूडेंट्स, अब एक बात बताएं, यहां पे रुक जाए, अब यहां से बस अब कंप्लीट होने लगा आपका, m1v1 is equal to m1v1 plus m2v2 is equal to m1v1 dash plus m2v2 dash। इसका मतलब है m1v1, इसका क्या मतलब है कि mass of first ball and velocity of first ball, जब इसमें हम जमा करते हैं mass of second ball और उसकी velocity of second ball, वो बराबर आएगी किसकी, mass of first ball और आफ्टर collision वाली और velocity of first ball आफ्टर collision वाली, m1v1 dash उस वो जब आपस में प्लस होगी आफ्टर कोलिजन में सेकंड बॉल की, वो क्या होगी m2 मैस ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन और v2 डैश मैस ऑफ सेकंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल आफ्टर कोलिजन, ये हमेशा आपस में इक्वल होंगी क्योंकि दरमियान में आपको इक्वल का साइन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि एक बॉल जो टकराने से पहले जितना मोमेंटम रखती थी ना, यानी कि m1v1 का क्या मतलब है, मोमेंटम ना, m2v2 का क्या मतलब है, मोमेंटम, मोमेंटम किसके इक्वल होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय v। इसका मतलब है जो दोनों बॉल्स थी ना, जितना इन्होंने मोमेंटम टकराने से पहले रखा था ना, वो कुछ भी अमाउंट हो सकती है। ठीक है ना, वो यहां पे अगर देखें तो वो है m1v1 प्लस m2v2। ओके है, टकराने के बाद भी उनका मोमेंटम जो है ना, टकराने के बाद भी वो वही रहा, m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश। सिर्फ डैश का ये मतलब है कि हमने अगर हम डैश ना रखें तो ये सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी, हम कंफ्यूज होंगे कि कौन सी बिफोर है कौन सी आफ्टर वेलोसिटी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस वजह से अब अगर आप इसको देखें तो टकराने से पहले भी मोमेंटम सेम, टकराने के बाद भी मोमेंटम सेम, सो हम क्या कहेंगे, द लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, यानी कि टकराने से पहले भी जो मोमेंटम था आपके पास वो सेम था, टकराने के बाद भी जो मोमेंटम आया वो सेम आया। हाँ, एक एक
थोड़े से अरसे के लिए, थोड़ी सी देर के लिए ना स्टूडेंट्स, जब बॉल फर्स्ट बॉल सेकंड से टकराई थी, क्योंकि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी सेकंड बॉल की वेलोसिटी से ज्यादा थी, तो थोड़ी सी देर के लिए ना उसके अंदर, सेकंड बॉल के अंदर थोड़ी सी वेलोसिटी इंक्रीज हुई थी, उसकी भी स्पीड अप हो गई थी थोड़ी सी। लेकिन जैसे ही वो टकराने के बाद फिर एक दूसरे से अलहदा हुई, तो उनके अंदर जो मोमेंटम था ना स्टूडेंट्स, वो दोबारा से सेम हो गया। ठीक है, बिल्कुल वही एग्जांपल जैसे ये गैस के मॉलिक्यूल्स किस में है, एक आइसोलेटेड बॉडी के अंदर है। तो आइसोलेटेड बॉडी के अंदर जब गैस के मॉलिक्यूल्स टकराएंगे ना स्टूडेंट्स, तो वो थोड़ी सी देर के लिए उनकी स्पीड अप कर देंगे। मतलब अगर फर्ज करें 10 मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो जब वो नेक्स्ट 10 मॉलिक्यूल से टकराए ना, तो उनकी भी उन्होंने थोड़ी सी देर के लिए ना वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है इंक्रीज कर दी, मोशन जो है इंक्रीज कर दी। लेकिन जैसे ही टकराने के बाद वो जैसे ही सेपरेट होंगे, अलग होंगे, तो उन दोनों का मोमेंटम सेम हो जाएगा, वो बिल्कुल इनिशियल मोमेंटम ही हो जाएगा। वजह क्या है कि हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं की। तो यहाँ पे आप लिखोगे, एंड पे आप लिखोगे कंक्लूजन, एन आइसोलेटेड बॉडी, क्योंकि ये दोनों बॉल भी हमारे पास एक आइसोलेटेड बॉडी थी, एन आइसोलेटेड बॉडी हैज नो मोमेंटम, यानी कि जीरो मोमेंटम। इस वजह से एक आइसोलेटेड बॉडी में हमेशा जीरो मोमेंटम होता है। और आपने ये चीज देखी होगी, जब आपको फोर्स एफ और एफ डैश में जब आपको इक्वल मिला, फोर्स इक्वल हुई, वो कैंसिल आउट होगी, तो आपको जो नल जीरो के ऊपर मैंने तीर का निशान डाला है, यानी कि एरो का निशान डाला है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नल वेक्टर है। हमने इसको वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब आपने ये देखा कि क्या कोई भी अगर आपका आइसोलेटेड बॉडी है ना, तो उसके अंदर जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा वो हमेशा सेम रहेगा। यही साइंटिस्ट चाहते थे। साइंटिस्ट चाहते थे, अच्छा हमने ये तो देख लिया कि अगर एक सिस्टम के अंदर एक्सटर्नल फोर्सेस को हम इग्नोर ना करें, उनको सेपरेट ना करें, एक्सटर्नल फोर्सेस को हम रहने दें, तो फिर उसमें हमें मोमेंटम मिलता जा रहा है। अगर फर्ज करो 5 सेकंड में मोमेंटम कुछ 5 था, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में मोमेंटम 10 हो गया, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड में मोमेंटम 15 हो गया, तो वो चेंज होता रहता है। मोमेंटम चेंज होता रहता है, तो उसके नतीजे में जो हमारे डैमेज होते हैं, जो हमारा नुकसान होता है, यानी कि इंपल होता है, वो भी हमारा चेंज होता रहता है। ठीक है, लेकिन साइंसदानों ने ये देखा कि वो कौन से सिस्टम होंगे, वो कौन सी बॉडी होंगी जिनमें कभी भी मोमेंटम चेंज नहीं होगा, हमेशा मोमेंटम सेम रहेगा। तो इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया। आइसोलेटेड सिस्टम में उन्होंने ये कहा कि हम एक्सटर्नल फोर्सेस को अंदर नहीं आने देते। फिर हम देखते हैं कि क्या आइसोलेटेड सिस्टम में जब दो या दो से ज्यादा हम बॉल्स या चीजों का मोमेंटम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हमें सेम मोमेंटम मिलता है। तो वो उनको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू सेम मिल गया। आपने क्या करना है, आपने जब भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए, आपने यहां से लेकर यहां तक लिखना है, पिक्चर बनाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो आप नेक्स्ट एंड पे मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगा, ताकि आप इसकी पिक खींच सको। आपने बिल्कुल यही सिंपल वर्ड में ऐसे ही आपने लिखना है। वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट्स तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के जरिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही है कि आपके लेवल तक जाया जाए, आपको इजी से इजी वर्ड्स में बताया जाए। हम भी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज कर सकते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करना ऐसा कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। लेकिन ज्यादा कोशिश ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश के वर्ड्स यूज करने से बेहतर है कि आपकी लेवल तक जाके आपको उर्दू में समझाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। ऐसा ना हो कि आपको चीजों का मतलब ही समझ में ना आए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहीं तक था, आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम क्या, कि जब हम मोमेंटम को सेम रखते हैं। तो सेम मोमेंटम को कब रखा जा सकता है, जब आपके पास जो चीज है जिसके अंदर आप मोमेंटम प्रोड्यूस करना चाह रहे हो ना, वो चीज, वो सिस्टम हमेशा आइसोलेटेड हो। आइसोलेटेड मींस उस सिस्टम के बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जा सके। तो स्टूडेंट्स अब तक लेते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस YouTube चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।